जय हिंद। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि यूपी टेट 2026 एसएसटी के लिए हम क्लास 6, 7, 8 के हिस्ट्री के चैप्टर बाय चैप्टर टोटल एक ही जगह एक या दो वीडियो में कंप्लीट करके आपको दे देंगे। तो वीडियो मैंने क्लास 6 हिस्ट्री का आपको रिकॉर्ड करके दे दिया है। इस समय हम क्लास 7 और 8 का अगर एक वीडियो में पॉसिबल हो सका तो एक वीडियो में आज अपलोड करके दे देंगे हम आपको। इसके ठीक बाद हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर आपके होम साइंस, जो भी आपके टॉपिक में है, जो भी आपका यूपी बोर्ड में किताब है, एसएसटी के थ्रू जो भी लगता है, उन सभी को डिटेल में हम करने वाले हैं। तो आपका 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आइए आज हम आपके कोशिश करते हैं कि क्लास 7 और 8 हिस्ट्री कंप्लीट करके दे दें आपको। शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 77 है। इससे पहले हम लोगों ने 76 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा और बताइएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब का निवासी था, उसने 712 ईस्वी में सिंध के किस राजा को पराजित किया था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। सवाल ये है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। तो आपको तो पहले यही पता चल गया कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो प्रथम आक्रमणकारी है, ठीक है ना, भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी है, ठीक है। 712 में किया था, सिंध पे किया था, ये भी आपको पता चल गया। और मोहम्मद बिन कासिम अरब का निवासी था। अब सवाल ये है कि सिंध के किस राजा को पराजित किया था मेरे भाई। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी राजा दाहिर को। ध्यान रखिएगा, यह सिंध के अंतिम हिंदू ब्राह्मण राजा थे जो रावर के युद्ध में कासिम से वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए थे। ये आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन कासिम से वीरतापूर्वक लड़ते हुए रावर के युद्ध में मारे गए थे। अगर हम बात कर रहे हैं राजा जयपाल की जो ऑप्शन में है, तो आइए थोड़ा इनके बारे में भी जान ले। यह पंजाब के हिंदू शाही वंश के राजा थे जो महमूद गजनवी के पिता सुप्तगिन और गजनवी से हार गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात राजा पृथ्वीराज की करें तो ध्यान रखिएगा, अजमेर के चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने बाद में तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी का सामना किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिए, हम सभी ऑप्शनों पे भी बात कर रहे हैं ताकि उनके आसपास भी अगर प्रश्न पूछे तो आप बता सकें। सवाल है कि तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। उसका सबसे प्रसिद्ध और बड़ा आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के किस मंदिर पर हुआ था। तो यहाँ से आपको दो बातें निकल के सामने आ रही है, ध्यान रखिएगा। तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनवी, उसने भारत में 17 बार आक्रमण किया था, ये आपको जानकारी होगा। फिर 1025 में उसने गुजरात पे आक्रमण किया। अब सवाल ये है कि गुजरात का वह कौन सा प्रसिद्ध मंदिर था। तो मेरे भाई वो सोमनाथ मंदिर था। विकल्प ख आपका सही हो जाता है। ध्यान रखेंगे, अगर हम उस प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की बात करें तो यह प्रभास पाटन में स्थित है और ज्योतिर्लिंग है, ठीक है ना। गजनवी ने इसे लूट करके बहुत सारा धन यहाँ से कमाया। अच्छा, अगर हम बात करें मेरे भाई कोणार्क के सूर्य मंदिर की, तो ध्यान रखिए यह उड़ीसा में है, ठीक है ना। और 13वीं शताब्दी पूर्व, ठीक है, इसे गंग वंश के राजा हुए नरसिंह देव प्रथम, उन्होंने प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था मेरे भाई, जो कि उड़ीसा में है। वहीं खजुराहो के मंदिर की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यह मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। और यह विश्व प्रसिद्ध चंदेल कालीन मंदिर है, जो मंदिर है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, दिलवाड़ा जैन मंदिर की अगर हम बात करें तो इनके बारे में जान लीजिए कि यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, ठीक है ना। यह संगमरमर का मंदिर है और चालुक्य राजाओं के मंत्रियों द्वारा इसको बनवाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं विकल्प पे भी थोड़ा बात कर ले रहा हूँ, आप बताइएगा कि क्या ये तरीका ठीक है या सीधे प्रश्न का उत्तर मैं बताते चलूँ आपको। प्रश्न ये है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी ने अरबी भाषा में किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी, जिससे मध्यकालीन भारत की जानकारी हमें प्राप्त होती है। बताइए कौन सा ग्रंथ था। 4 विकल्प है आपके सामने और चारों में से सही विकल्प का चयन करिए। तो मेरे भाई देखिए, सही विकल्प हो जाएगा किताबुल हिंद, यानी तहकीके हिंद जिसे कहा जाता है। विकल्प ख सही है। ध्यान रखिएगा, किताबुल हिंद की अगर बात करें, तहकीके हिंद की, तो इस पुस्तक में अलबरूनी ने भारत के धर्म, विज्ञान, समाज और खगोल शास्त्र का सटीक वर्णन किया था। वहीं शाहनामा की बात करें तो यह गजनवी के
दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध कवि फिरदौसी द्वारा रचित फारसी भाषा का महाकाव्य है। वहीं चचनामा की बात करें तो यह सिंध के इतिहास और अरबों की सिंध पर विजय पर लिखा गया है चचनामा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वहीं तारीख़ फिरोज शाही की बात करें तो यह रचना दिल्ली सल्तनत के काल में प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। किसकी? तारीख़ फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। यह दिल्ली सल्तनत के बारे में है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? सबसे पहले बात तो आप ये जानिए कि तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में। अब सवाल ये है कि ये दोनों युद्ध किसके बीच हुआ? तो मेरे भाई यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था मेरे भाई। अगर हम बात कर रहे हैं आपके इस तराइन के युद्ध की तो पहला 1191 में हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और दूसरा 1192 में हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी जीता और भारत में तुर्क शासन का रास्ता खुल गया। वहीं हम बात करें मेरे भाई महमूद गजनवी और जयचंद के बारे में, तो इनके बारे में आप जान लीजिए कि गजनवी था और कन्नौज के राजा हैं जयचंद, ठीक है ना, दोनों समकालीन थे। और जयचंद का युद्ध बाद में गौरी से चंदावर में होता है जिसे चंदावर के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। यह जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होता है चंदावर का युद्ध। वहीं बाबर और इब्राहिम लोदी की अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच 1526 में, ध्यान रखिएगा, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बीच, ठीक है ना। राणा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आपको ये बताना है पद्मिनी पे पद्मावत नामक एक ग्रंथ लिखा गया है और उस ग्रंथ के रचयिता कौन है, किसने उसे लिखा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला शासक और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प ख सही है। देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना मेरे भाई, वह मोहम्मद गौरी का सिपाह सलाहकार था, यानी एक सिपाही था, गुलाम था, जिसने लाहौर को राजधानी बना करके गुलाम यानी मामलुक वंश की स्थापना की। इसको गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। वहीं अगर इल्तुतमिश के बारे में हम बात करें तो ध्यान रखिएगा यह ऐबक का गुलाम था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। तो ध्यान रखिएगा, यह इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का और इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। वहीं गयासुद्दीन बलबन की अगर हम बात करें तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में जान लीजिए मेरे भाई, लौह और रक्त की नीति चलाने वाला गयासुद्दीन बलबन था और सिजदा और पायबोस जैसी प्रथा चलाने की भी शुरुआत गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया। वहीं अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो खिलजी वंश का यह सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की वह पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी जिसने रूढ़िवादिता को तोड़कर पुरुषों की तरह शासन चलाया था? मेरे भाई, आपको ये बताना है कि वह दिल्ली सल्तनत की कौन पहली एकमात्र महिला शासिका थी जिन्होंने रूढ़िवादिता को तोड़ा और शासन को चलाया। तो मेरे भाई, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी रजिया सुल्तान। ध्यान रखिए मेरे भाई, यह इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है ना, जिसने कुबा यानी कोट को और कुलाह मतलब टोपी को पहन करके दरबार में आना शुरू किया था और उसने पर्दा प्रथा को हटा दिया। वहीं अगर दूसरा विकल्प नूरजहाँ की बात करें तो ध्यान रखिएगा, नूरजहाँ यह मुग़ल सम्राट जहांगीर की बेगम थी, पत्नी थी, ठीक है ना। अगर बात करें आपके चांद बीबी की तो चांद बीबी अहमदनगर और बीजापुर की रक्षा के लिए महान मुग़ल सम्राट अकबर की सेनाओं से लोहा लिया चांद बीबी ने। और मुमताज़ महल की अगर बात करें तो यह शाहजहाँ की
पत्नी थी। ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद यानी कि देवगिरी स्थानांतरित किया था और सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए सही विकल्प कौन सा होगा। देखिए मेरे भाई, इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा मोहम्मद बिन तुगलक। विकल्प ख सही है। ठीक है ना। अगर अच्छा ध्यान रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजधानी को परिवर्तन किया और तांबे का सांकेतिक मुद्रा चलाया था। इसके कारण बहुत सारा विरोधाभास हुआ, बहुत लोग विरोध किए इसका। ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखिए, अगर फिरोज शाह की बात करें, फिरोज शाह तुगलक, तो ध्यान रखिए इसने कई नई शहरों को बसाया, जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद। ये सब किसकी देन है? फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें सिकंदर लोदी की, तो इनके बारे में थोड़ा सा ये बात ध्यान रखिएगा कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था। और इसने क्या किया था? एक नया काम ये किया कि राजधानी को दिल्ली से हटा करके आगरा लेके चला गया। वहीं ख्रीज खां की अगर बात करें, तो यह दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश यानी सैयद वंश के संस्थापक थे, जो तैमूर लंग के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। ख्रीज खां, ठीक है ना, किस वंश का था? सैयद वंश का, और इसी ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का वह कौन सा महत्वाकांक्षी सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी? बताइए। तो वह कोई और नहीं मेरे भाई, वह अलाउद्दीन खिलजी था। विकल्प ख सही है। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें, तो उसने विशाल सेना के रखरखाव के लिए वस्तुओं के दाम तय किए और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वहीं हम बहलोल लोदी की बात करें, तो इनके बारे में जान लीजिए कि यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था, यानी लोदी वंश अंतिम राजवंश रहा दिल्ली सल्तनत का। ठीक है ना। चलिए, अगर हम इसके मुबारक शाह खिलजी की बात करें, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। मुबारक शाह खिलजी, इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था और यह अलाउद्दीन का पुत्र था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने प्रजा के कल्याण के लिए एक अलग नहर विभाग यानी दीवाने खैरात, ठीक है, एक अलग नहर विभाग बनाया और एक दीवाने खैरात यानी दान विभाग बनाया और रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी? वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था कि उसने नहर प्रणाली शुरू की और दान विभाग एक अलग से बनाया जिसे दीवाने खैरात कहा गया और रोजगार दफ्तर बनाई? बताइए। देखिए मेरे भाई, 4 विकल्प आपके सामने है और आपको सही विकल्प बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। विकल्प ग सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक की, तो इसने बड़े पैमाने पर नहरों का जाल बिछवाया और मुफ्त अस्पताल खुलवाया जिसे दारुल सफ़ा कहा गया। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो यह तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है ना। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सिंचाई के लिए नहर इसी ने बनवाई थी, गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें, तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर कोही नाम की एक विशेष नया कृषि विभाग बनवाया था। वहीं सिकंदर लोदी की बात करें, तो इसने भूमि को मापने के लिए एक प्रमाणित पैमाना लाया, गजे सिकंदरी। ठीक है ना, गज ए सिकंदरी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि जौनपुर उत्तर प्रदेश की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति यानी याद में करवाई थी, जिसे सिराजे हिंद भी कहा जाता है? बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल है। प्रश्न ये है मेरे भाई कि जौनपुर उत्तर प्रदेश की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसकी याद में करवाई? अच्छा, वो जिसकी याद में करवाया था ना, उसे सिराजे हिंद भी कहा जाता है। अब वो व्यक्ति है कौन? बताइए। तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प जो होगा ना, वह होगा ऑप्शन नंबर ख, मोहम्मद बिन तुगलक। जौना खां भी जिन्हें कहा जाता है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई,
मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प ख सही है। फिरोज ने अपने इसी चचेरे भाई जौना खां की याद में गोमती नदी के किनारे जौनपुर की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1504 में आगरा शहर की स्थापना किस लोदी सुल्तान ने की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। आपको ये बताना है कि 1504 में आगरा शहर की स्थापना होती है और इस आगरा शहर की स्थापना किसने करवाया था। तो मेरे भाई सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सिकंदर लोदी। ध्यान रखिएगा किसने कराया था, सिकंदर लोदी। इनके बारे में एक बात आप जान लीजिए कि व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखने और राजपूतों पर नज़र रखने के लिए आगरा शहर इसने बनवाया था, ताकि उस पर व्यापारिक मार्ग का पे हम नियंत्रण रखें। इसलिए अच्छा वहीं से हम क्या करें कि राजपूतों पे भी नज़र रखें, इसलिए आगरा में ही अपनी राजधानी बनवा दी और आगरा शहर बसाया था। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई कि दिल्ली सल्तनत का वह अंतिम सुल्तान कौन था जो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ते हुए युद्ध भूमि में ही मारा गया था। बताइए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान बताना है कौन था, पहली बात। और आपको एक हिंट दे रहा है कि वो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ते हुए मारा भी गया था। तो मेरे भाई इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोदी की बात करें तो यह पूरे दिल्ली सल्तनत के एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसकी मृत्यु सीधे युद्ध के मैदान में हुई थी और यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह, अंतिम सुल्तान रहा जो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया था। मेरे भाई बहलोल लोदी की हम बात अगर करें तो ध्यान रखिएगा, यह दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान था। लगभग इसने 38 वर्ष तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। अगर सिकंदर लोदी की बात करें मेरे भाई तो यह लोदी वंश का बहुत सर्वश्रेष्ठ सुल्तान था जो गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। अगर राणा संगा की बात करें तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में, यह मेवाड़ के वीर राजपूत शासक थे। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी। बताइए, विकल्प आपके सामने है, पढ़िए और सही विकल्प बताइए। देखिए मेरे भाई सही विकल्प हो जाएगा, वह हो जाएगा हरिहर और बुक्का, विकल्प क सही है। देखिए इन दोनों भाइयों ने अपने गुरु विद्यारण्य की आशीर्वाद से, ठीक है ना, किसकी आशीर्वाद से, अपने गुरु के आशीर्वाद से, विद्यारण्य के आशीर्वाद से तुंगभद्रा नदी के तट पर, कहाँ, किस नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर इस साम्राज्य की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कृष्णदेव राय और अच्युत राय के बारे में तो इनके बारे में एक बात आपको याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य के बाद के, ठीक है ना, महान राजा थे जिन्होंने साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से क्या थे। बताइए, तो अष्टदिग्गज इनमें से 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, विकल्प क सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि, इनमें अल्लासानी पेदना और तेनालीराम रामकृष्ण सबसे प्रमुख थे और यह काल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग था। ये ध्यान रखिएगा, मतलब कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज रहते थे जो 8 दिग्गज प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, जिसमें तेनालीराम रामकृष्ण थे और अल्लासानी पेदना, 2 ये महत्वपूर्ण थे, बाकी और भी लोग थे और 6 लोग थे, ठीक है ना, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा किस भाषा में लिखी है, आपको ये बताना है। बताइए कौन से भाषा में लिखा गया है, आपके सामने चारों ऑप्शन है, बताइए सही विकल्प क्या होगा। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसने
तुर्की भाषा में लिखा है, विकल्प ख सही है। ठीक है ना। बाबर की मातृभाषा चगताई तुर्की थी, इसलिए उसने अपनी यादें इसी शुद्ध और स्पष्ट भाषा में लिखी थी, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें फारसी भाषा के संबंध में, तो मुगलों की आधिकारिक दरबारी भाषा थी, ठीक है ना, जिसमें बाद में अकबर के काल में बाबरनामा का अनुवाद इसी फारसी भाषा में किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि खानवा का प्रसिद्ध युद्ध, ठीक है ना, 1527 ईस्वी में जो लड़ा गया बाबर और किस राजपूत शासक के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये है मेरे भाई कि 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इसमें एक तरफ तो बाबर था जिसने इसमें जिहाद का नारा दिया था। अब सवाल ये है कि उसमें दूसरे तरफ कौन था, मतलब बाबर का युद्ध किसके साथ हुआ था। तो मेरे भाई सही विकल्प जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क यानी राणा संगा के साथ। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के एक राजा थे राणा संगा, ठीक है ना, और उन्हीं को हरा करके बाबर ने भारत में मुगल सत्ता को पूरी तरह स्थापित किया था। अगर हम बात महाराणा प्रताप की करें तो ध्यान रखिएगा यह राणा संगा के पोते थे, ठीक है ना, जिसका ऐतिहासिक संघर्ष बाबर से नहीं बल्कि अकबर से हुआ था। ठीक है, चलिए। अच्छा, मेदिनी राय की अगर हम चर्चा करें तो मेदिनी राय के बारे में एक बात आपको याद रखना है कि बाबर ने खानवा के ठीक अगले वर्ष यानी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा था, ठीक है ना, किसके साथ, मेदिनी राय के साथ। क्यों? क्योंकि यह चंदेरी का शासक था। और वहीं जयचंद की बात करें मेरे भाई तो ध्यान रखिएगा कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा थे जो बाबर के समय से सदियों पहले गौरी से पराजित हुए थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले सूरवंश के संस्थापक शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। चारों विकल्प आपके सामने है और बताइए कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है मेरे भाई कि सूरवंश का संस्थापक शेर शाह सूरी था। आपको दूसरा बात यहाँ से ये भी याद रखना है कि हुमायूं को पराजित करके तब सूरीवंश की स्थापना किया था। और अब सवाल ये है कि उसके बचपन का नाम क्या था। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर ख यानी फरीद खां। ध्यान रखिएगा, फरीद खां, विकल्प ख सही है मेरे भाई, फरीद खां हो जाएगा। अच्छा, वहीं हम खुर्रम की बात करें तो ध्यान रखिएगा यह मुगल सम्राट शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। वहीं सलीम की बात करें तो यह सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया मुगल सम्राट जहांगीर के बचपन का नाम था, ठीक है ना। वहीं जलाल की बात करें तो यह अकबर का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि आधुनिक समय की प्रसिद्ध सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण कलकत्ता से पेशावर तक प्राचीन काल के किस शासक ने करवाया था। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आपको ये बताना है कि जीटी रोड का निर्माण कलकत्ता से पेशावर तक किस शासक ने करवाया था। तो मेरे भाई सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी शेर शाह सूरी। ध्यान रखिएगा शेर शाह सूरी ने इस सड़क को सड़क के आजम नाम से बनवाया और यात्रियों के सुरक्षा के लिए जगह जगह सराय स्थापित किया, ठीक है। बाद में आगे चल के जीटी रोड बना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है 1556 ईस्वी में अकबर के साथ बैरम खां के नेतृत्व में, तो वह किस हिंदू शासक के बीच लड़ा गया। देखिए जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है ना 1556 में, एक तरफ अकबर था जिसका नेतृत्व तो उसके सेनापति बैरम खां ने किया। दूसरी तरफ कौन था जो बैरम खां से जिसकी लड़ाई होती है। चार विकल्प आपके सामने है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके और किसके बीच होता है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हेमू के बीच यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच होता है मेरे भाई। यह अफगान शासक आदिल शाह का हिंदू सेनापति था जिसने दिल्ली जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, उसी के साथ होता है ये युद्ध। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को मिलाकर किस नए सामाजिक धार्मिक पंथ की स्थापना की थी, ये आपको बताना है।
तो देखिए सभी धर्मों को मिलाकर के 1582 में अकबर ने दीने इलाही की स्थापना की थी। विकल्प ख सही है आपका, दीने इलाही। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, दीने इलाही सभी धर्मों को स्वीकार करने वाला एकमात्र ये धर्म था। अच्छा, उसमें एकमात्र ऐसा हिंदू था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया था, वो था बीरबल। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इबादत खाना क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इबादत खाना या फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा 1575 में बनाया गया एक प्रार्थना गृह है, यानी धार्मिक चर्चा का स्थान है। वहीं सुलह ए कुल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यह अकबर की सार्वभौमिक शांति और भाईचारे की मूल नीति थी, जिसके आधार पर शासन चलाया जाता था, सुलह ए कुल। वहीं महजरनामा की बात करें तो 1579 ईस्वी में, ठीक है ना, कब 1579 ईस्वी में अकबर द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र था, जिसने उन्हें धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक बना दिया था। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में अकबर के सेनापति मानसिंह और महान राजपूत वीर के बीच लड़ा गया था। अब आपको बताना है कि वह राजपूत वीर कौन था। तो मेरे भाई 4 ऑप्शन है, जिसमें सही विकल्प आपके सामने है, वो है महाराणा प्रताप, विकल्प ख। ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप और बाबर की तरफ से मान सिंह के नेतृत्व में यह युद्ध हो रहा था, यह आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्नों में उत्तर प्रदेश के कालपी से संबंध रखने वाले कवि महेश दास को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, बताइए। सवाल ये है कि जो अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उसमें एक उत्तर प्रदेश का भी कवि था, नाम वो कालपी से संबंध उनका था और उनका नाम था महेश दास। तो अब आपको ये पूछ रहा है आपसे कि उस महेश दास जो उत्तर प्रदेश के कालपी से थे, उनका सही नाम क्या था, मतलब किस नाम से वो जाने जाते थे। तो मेरे भाई सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी बीरबल के नाम से। ध्यान रखिए, बीरबल यह अकबर के परम मित्र और हाजिर जवाब सलाहकार थे, जिन्हें अकबर ने राजा और कविप्रिय की उपाधि दी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं अगर तानसेन की बात करें तो यह इनका मूल नाम था राम तनु पांडे, ठीक है ना, और अकबर के दरबार के सबसे महान प्रसिद्ध संगीतकार थे। वहीं टोडरमल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश के लहरपुर यानी सीतापुर के रहने वाले थे, जो अकबर के कुशल वित्त मंत्री थे, और इन्होंने दहसाला प्रथा लाई थी। ध्यान रखिएगा, दहसाला प्रथा जो भू राजस्व प्रणाली थी, इसीलिए इन्हें भू राजस्व प्रणाली का जनक कहा जाता है, टोडरमल को। वहीं अगर अबुल फजल की बात करें तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल को प्राचीन भारतीय इतिहास में किस कला का स्वर्ण युग माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। क्या स्थापत्य कला का स्वर्णकाल था, चित्रकला का, संगीत कला का, या साहित्य कला का। तो मेरे भाई सही विकल्प हो जाएगा चित्रकला, ऑप्शन नंबर ख। देखिए मेरे भाई, जहांगीर स्वयं चित्रकला का बहुत पारखी व्यक्ति था, बहुत जानकार था। उसके समय उस्ताद मंसूर व अबुल हसन जैसे महान चित्रकार थे, इसलिए इस युग को चित्रकला का युग कहा जाता है। किस युग को, बताइए। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल को, ठीक है ना। अच्छा, वहीं स्थापत्य कला की बात करें तो यह शाहजहां के काल का स्वर्ण युग था, ठीक है ना। किसके काल का, शाहजहां के काल का स्वर्ण युग था स्थापत्य कला। क्यों स्वर्ण युग था, क्योंकि इसने ताजमहल और लाल किला जैसी इमारतें बनवाई थी, किसने, शाहजहां ने। वहीं संगीत के कला की हम बात करें तो मुगलों में संगीत का सबसे बड़ा संरक्षण अकबर था, जिसने तानसेन जैसे व्यक्ति को अपने दरबार में रखा, उन्हें सुनने का अवसर मिला। अगर साहित्य कला की बात करें तो अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है, जिसमें तुलसीदास और रसखान जैसे कवि हुए, ठीक है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100 और इसमें पूछ रहा है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए भारत आए थे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि कैप्टन हॉकिंस, जिसे कैप्टन विलियम हॉकिंस भी कहा जाता है, और सर थॉमस रो
किस मुगल शासक के दरबार में आए थे व्यापारिक छूट के लिए? तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख यानी जहांगीर के दरबार में। ध्यान रखिएगा, हॉकिंस ने इनसे फारसी में बात की थी, जिससे खुश होकर जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी और 400 मनसब दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, किसने? जहांगीर ने। वहीं बात करें अकबर के शासनकाल की, तो हॉकिंस इंग्लैंड के राजा का पत्र अकबर के नाम ही लाया था, लेकिन जब वह भारत पहुंचा तब अकबर क्या हुए थे? अकबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, और जहांगीर उस समय शासक था। ठीक है। अच्छा, शाहजहां की अगर बात करें तो इनके बारे में एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि शाहजहां के समय फ्रांसीसी यात्री वर्नियर और टेवर्नियर और इतालवी, ठीक है ना, ये लोग यात्री थे, ये सभी भारत आए थे, ठीक है, इनके शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहे जाने वाले शाहजहां के शासनकाल में निर्मित ताजमहल जो आगरा में है, मुख्य वास्तुकार उसका कौन था? आपको ये बताना है कि शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल बना, ठीक है ना, किसके? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। अब उस ताजमहल का जो स्थापत्य कला था, ठीक है, उसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? ठीक है ना, मुख्य वास्तुकार कौन थे आपको ये बताना है। तो उस्ताद अहमद लाहौरी विकल्प क सही है, ध्यान रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण करवा दिया था? बताइए। तो देखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ग यानी औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर जी, उनका हत्या इसलिए करवा दिया क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को उसके कठोर जीवन, सादगी और धार्मिक कट्टरता के कारण इतिहास में जिंदा पीर कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 103 है। तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, औरंगजेब को कहा जाता था। ध्यान रखिए, जिसे आलमगीर भी कहा गया। यह क्या करता था मेरे भाई, यह अपने निजी खर्च के लिए सरकारी खजाने से पैसा नहीं खर्च करता था, बल्कि यह टोपियाँ सील करके, कुरान की आयतें लिख करके और फिर अपनी आजीविका के लिए धन इकट्ठा करके उससे अपना काम करते थे। ठीक है ना। चलिए देखिए, प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ किस युद्ध पद्धति का प्रयोग करके औरंगजेब की सेना को बार बार छकाया था? तो मेरे भाई, जो इसका सही विकल्प होगा ना, वो होगा छापामार युद्ध। ध्यान रखिएगा, जिसे गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। विकल्प क सही है। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें तुगलमा युद्ध पद्धति की, तो मेरे भाई इसको ध्यान रखिएगा कि यह पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों को सजाने और सेना को घेरने की एक खास रणनीति होती थी, जिसे तुगलमा युद्ध पद्धति कहा गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला यूरोपीय यात्री, पहला यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में भारत आया था, तो सवाल ये है कि वह भारत के किस तट पर पहुंचा था, किस बंदरगाह पे पहुंचा था? बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल है कि 1498 में प्रथम यूरोपीय भारत आया था, तो वह किस तट पर पहुंचा था? तो मेरे भाई विकल्प ख सही है, यानी कालीकट केरल बंदरगाह पे पहुंचा था। विकल्प ख सही है, ध्यान रखिएगा। 1498 में पुर्तगाल का एक नाविक था, एक यात्री था, जो 1498 में भारत आया और भारत के केरल कट कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, जहां का राजा जमहूरियत ने उसका भव्य स्वागत किया। और जब यहाँ से वह मसाले लेकर के वापस जाता है अपने देश, तो यहाँ वहाँ उसको 20 गुना मुनाफा होता है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर सूरत की बात करें मेरे भाई, तो आप ध्यान रखिएगा सूरत से संबंधित एक बात, कि यहाँ मुगलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री 1613 ईस्वी में खोली थी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे मुगलों का व्यापारिक केंद्र था, जहाँ पे किसने, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, पहली अस्थाई फैक्ट्री खोली थी 1613 में। ठीक है,
अगर वहीं हम गोवा की बात करें मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, गोवा इस पर पुर्तगालियों ने 1510 में कब्जा किया था और इसे भारत में अपना मुख्य प्रशासनिक केंद्र बनाया, और गोवा सबसे बाद में आज़ाद होने वाला राज्य बना, देश बना, राज्य बना, स्थान बना। गोवा जो है पुर्तगालियों ने सबसे बाद में खाली किया, सबसे बाद में आज़ाद किया। शायद अगर मुझे ध्यान आ रहा है तो 1961 या 60 के आसपास। थोड़ा इसको एक बार आप करेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्वेश्चन नंबर 106 है। ये कह रहा है कि भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में किस वर्ष हुई थी? तो मेरे भाई इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी वर्ष 1600 में। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1600 में इंग्लैंड की महारानी होती हैं एलिजाबेथ प्रथम, और उन्होंने पूर्व में व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र दिया था 1600 में, रानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है ना। ध्यान रखिए, अगर हम बात करें 1608 की मेरे भाई, तो इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि होता है जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। वह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। वहीं 1757 की बात करें तो इसी वर्ष प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रख दी थी? तो मेरे भाई आपके सामने 4 विकल्प है, सही विकल्प बताइए। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अभी आपने जाना कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, और इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि बंगाल के नवाब होते हैं सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध लड़ा गया। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा विश्वासघात होता है, ठीक है ना। इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे जब कभी हिस्ट्री का क्लास लेंगे। फिलहाल आप ये जानिए 1757 का युद्ध होता है प्लासी का, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध था, ठीक है ना। अगर इसी के साथ अगर हम बात करें आपके बक्सर के युद्ध की, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यह 1764 में लड़ा गया था, जिसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का वास्तविक शासक बना दिया था। वहीं पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें हम, तो ध्यान रखिएगा, यह 1761 में होता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया, जिसमें मराठों की भारी हार हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें मेरे भाई, तो ध्यान रखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना किन संयुक्त भारतीय शक्ति को पराजित करके भारत पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था? तो ध्यान रखिए, आइए इसके विकल्प को देखते हैं और बताइए सही विकल्प क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीनों के संयुक्त रूप से यह युद्ध होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यह क्रमशः बंगाल के अपदस्थ नवाब, मुगल सम्राट और अवध के नवाब का संयुक्त मोर्चा था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 के तहत सती प्रथा को पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया गया, इसमें किस भारतीय समाज सुधारक का योगदान सबसे बड़ा था? आपको बताना है कि सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 जो लागू हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस भारतीय समाज सुधारक का था? तो वह विकल्प ग सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के सती प्रथा का अंत करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं और लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के सती प्रथा को इन्होंने पूरी तरह से समाप्त करवाया था। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और इसलिए उन्हीं के याद में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। और अब आपको कमेंट करके बताना है कि स्वामी विवेकानंद के जयंती पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो अब आप कमेंट करके बताइए कि यह किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है ना। अगर हम मेरे भाई बात करें
ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की, तो ध्यान रखिएगा इनका एक बहुत अच्छा प्रयास रहा कि ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। ठीक है ना, इन्हीं के प्रयास का देन है, इन्हीं के प्रयासों के कारण ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में मेरे भाई हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती जी की, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने 1875 में, कब मेरे भाई, 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं और उन्होंने एक नारा दिया दयानंद सरस्वती जी ने, वेदों की ओर लौटो। ठीक है ना, उनका एक प्रसिद्ध नारा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत के तहत भारतीय राज्यों को जबरन ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मेरे भाई लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ख सही है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी जिसने हड़प नीति लाई, इसके तहत सतारा, संभलपुर, झांसी, नागपुर जैसे अनेक राज्यों को जबरन इसने क्या किया, हड़प लिया। अगर वहीं हम बात करें मेरे भाई लॉर्ड कर्जन की, तो ध्यान रखिएगा वर्ष 1905 में इसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और इसके तहत बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक है ना, चलिए अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है और इन्होंने 1793 में, कब मेरे भाई, 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। 1793 कब, 1793 अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। 1857 के महान क्रांति की पहली चिंगारी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी जो कि बंगाल में है वहां से भड़की, जहां किस भारतीय सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर अंग्रेजी अधिकारी पर गोली चला दी थी? देखिए आपको ये बताना है, पहली बात तो ये कि 1857 की जो क्रांति है ना, वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से शुरू हुई। अब आपको ये बताना है कि किस भारतीय सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और अंग्रेज सिपाही पे गोली चला दिया था। तो मेरे भाई सही जो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ख, मंगल पांडे। ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के एक सिपाही थे और इन्होंने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में अंग्रेजी अधिकारी पर गोली चला दी थी। वहीं तात्या टोपे की बात करें तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि इनका वास्तविक जो नाम है वो रामचंद्र पांडुरंग था, जो झांसी की रानी और नाना साहब के प्रमुख सैन्य कमांडर थे। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए और ध्यान से समझिए और बताइए कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों और उनके कप्तानों यानी नेताओं का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, सही नहीं है? बताइए, सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। आइए ऑप्शन को हम और बड़ा कर देते हैं, आप यहाँ देखिए और बताइए कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो जो सही विकल्प होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, इलाहाबाद वीर कुंवर सिंह। नहीं, वीर कुंवर सिंह का संबंध बिहार के भोजपुर के आरा जिले से है, जगदीशपुर से है मेरे भाई। तो ध्यान रखिएगा, वीर कुंवर सिंह बिहार का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है ना, इसलिए जोड़ा गलत है क्योंकि इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, जबकि वीर कुंवर सिंह बिहार से कर रहे थे। ठीक है ना, इलाहाबाद से कौन किया था? तो मौलवी लियाकत अली और बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले थे, जगदीशपुर जो कि आरा भोजपुर जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अब आपको ये बताना है कि इसके संस्थापक कौन थे, जनक कौन थे। पहली बात तो आपको क्वेश्चन में ही दो आंसर आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अब आपको ये बताना है कि इसके संस्थापक कौन थे मेरे भाई। चार विकल्प आपके सामने है, पढ़िए और बताइए। देखिए इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम सही विकल्प है। यही इसके संस्थापक थे यानी जनक थे। अगर बात करें मेरे भाई व्योमेश चंद्र बनर्जी की, तो ध्यान रखिएगा
यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के आधिकारिक अध्यक्ष चुने गए थे। सवाल पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। बात की जाए अगर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा एवो ह्यूम, जो कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की और उसके पहले महासचिव बने थे। सवाल पूछा जाए कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे, तो एवो ह्यूम, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर मेरे भाई बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो ध्यान रखिएगा इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। किसका? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 114 और आपसे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो मुंबई 1885 में होता है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो अभी आपने जाना कि सही विकल्प हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्षता इन्होंने ही किया था, इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा कि वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय के शासनकाल में हुआ था, जिसके विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। बताइए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है ना। इसके विरोध में एक स्वदेशी आंदोलन चलता है। अब आपको ये बताना है कि उस समय ब्रिटिश वायसराय कौन था, किसका शासनकाल था, किस वायसराय का। तो मेरे भाई सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन, विकल्प ग सही है। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए, एकता को कमज़ोर करने के लिए फूट डालो की नीति चलाई और 1905 में बंगाल का विभाजन किया, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। वहीं लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें तो इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और प्रथम नियमित जनगणना 1881 में, कब मेरे भाई 1881 की शुरुआत के लिए इन्हें जाना जाता है। वहीं लॉर्ड माउंटबेटन की अगर हम बात करें तो इनसे संबंधित ध्यान रखिएगा कि ये भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बात क्लियर हो रहा है ना, ये भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। यह प्रसिद्ध नारा देने वाले गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे। तो देखिए मेरे भाई सही विकल्प हो जाएगा, वह हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ख सही है। बाल गंगाधर तिलक जो कि एक गर्म दल के प्रमुख नेता थे। ध्यान रखेंगे इनके बारे में। अगर बाल गंगाधर तिलक की हम बात करें तो इन्होंने जनता में राष्ट्रवाद जगाने के लिए शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की शुरुआत की और यह नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें लाला लाजपत राय की तो ध्यान रखिएगा इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज से हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। वही गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें मेरे भाई, गोपाल कृष्ण गोखले की, तो इनके बारे में एक बात महत्वपूर्ण है जो आपको जानना है। ये कांग्रेस के नरम दल के नेता और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है ना। ध्यान रखिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न ये है कि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह 1917 में किया। अब आपको ये बताना है कि किस स्थान पर किया था। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आपको बताना है। देखिए मेरे भाई 4 ऑप्शन है, सही विकल्प आपके सामने होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी चंपारण बिहार में। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, चंपारण में हुआ क्या था, 1917 में तिनकठिया प्रथा लागू थी, मतलब नील की खेती जबरन करवाया जा रहा था। ठीक है ना। और नील की खेती मतलब आप अपने खेत में ज़बरदस्ती आपको नील की खेती करनी ही है, ऐसा दबाव डाला जा रहा था चंपारण में, जिन्हें तिनकठिया प्रथा के नाम से जाना जा रहा था। और वहीं के एक किसान नेता थे, नाम था राजकुमार शुक्ला, और राजकुमार शुक्ला लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं और लखनऊ अधिवेशन में जा कर के महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं और फिर
चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आते हैं और उनका यह भारत में पहला सफल सत्याग्रह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें खेड़ा की, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, खेड़ा गुजरात में है और यहाँ महात्मा गांधी ने 1918 में किसानों की फसल नष्ट होने के बाद भी कर माफ़ी के लिए आंदोलन चलाया था। यानी किसानों का फसल नष्ट हो गया था, फिर भी उनसे कर लिया जा रहा था। इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया 1918 में, जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और साथ में उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। ध्यान रखिएगा, खेड़ा आंदोलन में नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली आंदोलन में थे, जो कि गुजरात में होता है। खेड़ा आंदोलन वो भी किसानों के उसमें था, समर्थन में, और बारदोली आंदोलन होता है मेरे भाई 1928 में। ध्यान रखिएगा, कब? 1928 में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। ठीक है ना। और उसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली, वहाँ के लोगों के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा जाने लगा। और 1928 में होता है आपका बारदोली गुजरात का आंदोलन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दमनकारी कानून, मतलब जिसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया, के विरोध प्रदर्शन हुआ था? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, समझिए इसको। सबसे पहले तो आपको एक जानकारी ये मिला कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और वह एक कानून के खिलाफ था, जिस कानून को कहा गया बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। अब आपको ये बताना है कि वह कानून था कौन सा। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, ये चारों ऑप्शन है, और आपको बताना है कि वह कौन सा कानून था जिसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के कानून कहा गया, जिसके खिलाफ 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, आपको बताना है। तो मेरे भाई रॉलेट एक्ट था, विकल्प ख सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए, रॉलेट एक्ट, इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना जांच के, बिना वारंट के जेल में बंद कर सकती थी, ये कानून था। वहीं अगर बात करें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की, तो यह ध्यान रखिएगा 1878 में आया और लॉर्ड लीटन द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह लाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुए चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन को अचानक स्थगित कर दिया? वह कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा, असहयोग, भारत छोड़ो या स्वदेशी? आपको बताना है। देखिए मेरे भाई, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी असहयोग आंदोलन था वो। ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा में हुआ क्या था मेरे भाई कि भीड़ द्वारा एक पुलिस थाने को आग लगा दी गई थी, और इस हिंसक घटना से बहुत सारे पुलिस वाले, 14 या 17 पुलिस वाले मर गए थे, उसमें थाना प्रभारी भी मर गया था, जिससे दुखी होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। वहीं अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो मेरे भाई यह 1942 में शुरू होता है। कब मेरे भाई? 1942 में शुरू हुआ था, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी का अंतिम सबसे बड़ा आंदोलन था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौरी चौरा कब हुआ था मेरे भाई? तो 1922 में। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब? 1919 में। चौरी चौरा हुआ 1922 में। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन स्थगित होता है आपके चौरी चौरा कांड के बाद, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी कांड, जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन अभी इसका नाम रखा गया, पहले इसका नाम था काकोरी ट्रेन कांड, लेकिन उसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन कहा गया। इसमें सरकारी खजाने को लूटने वाले क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता कौन थे? सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन होता है, और उसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता इस ट्रेन कांड को करते हैं। अब आपको बताना है कि उसमें प्रमुख नेता कौन था उस ट्रेन कांड में, बताइए। क्वेश्चन नंबर है आपका 1920। तो सही जवाब है मेरे भाई राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, विकल्प ख सही है। इन दोनों मुख्य क्रांतिकारियों ने
ठीक है ना। काकोरी में ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो मेरे भाई ये काकोरी कांड के मुख्य रणनीतिकार थे चंद्रशेखर आजाद, जो पुलिस की गिरफ्त में कभी नहीं आए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में दंडी गुजरात तक पैदल यात्रा करके नमक कानून तोड़ा था। यानी 1930 में महात्मा गांधी ने दंडी यात्रा शुरू की थी और नमक कानून तोड़ा था। इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? अब आपको ये बताना है कि इस आंदोलन को यानी दंडी यात्रा को और किस नाम से जाना जाता है जिसमें नमक कानून तोड़ा गया था, तो आपको बताना है। देखिए मेरे भाई, सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ख, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से इसे जाना गया। यह 1919 में तुर्की के खलीफा जो दंडी यात्रा था ना, वो 24 दिनों की यात्रा थी, ठीक है ना। नमक बनाकर गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और नमक कानून तोड़ा था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसे दंडी यात्रा, साबरमती दंडी यात्रा के भी नाम से जाना जाता है। वहीं हम बात करें खिलाफत आंदोलन की, तो 1919 में तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों द्वारा यह शुरू किया गया था, जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने देश की जनता को कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो मेरे भाई बहुत प्रसिद्ध नारा है करो या मरो की, ठीक है ना, करो या मरो, यह प्रसिद्ध नारा है। वहीं बात करें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ध्यान रखिएगा यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को जोश दिलाने के लिए, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी की बात करें तो यह करो या मरो का नारा दिए थे 1942 में। कब मेरे भाई? 1942 में। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ, तो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों के अधिकार का वैश्विक व्यापार पर क्या तत्कालिक प्रभाव पड़ा? बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है, पढ़िए और सही विकल्प बताइए। मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी थल मार्ग से होने वाला पारंपरिक व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे नए समुद्री मार्ग की खोज की गई। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 15वीं शताब्दी में नौवहन के क्षेत्र में हुए वैज्ञानिक आविष्कारों में कुतुबनुमा का मुख्य कार्य क्या था? तो देखिए मेरे भाई, कुतुबनुमा का जो मुख्य कार्य था वो लंबी समुद्री यात्राओं के दौरान दिशा का ज्ञान कराना था, ठीक है ना। अच्छा, कुतुबनुमा किसे कहते हैं? तो आप इसे समझ लीजिए किसे कहते हैं। ये कहते हैं कंपास को। किसे कहते हैं मेरे भाई? कंपास को कुतुबनुमा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए कुतुबनुमा यानी कंपास एक चुंबकीय सुई वाला यंत्र था जो खुले समुद्र में उत्तर दक्षिण दिशा बताता था, ये आपको ध्यान रखना है और आपको जानकारी भी होगा। लेकिन कुतुबनुमा पूछे तो ध्यान रखिए कंपास कहते हैं कुतुबनुमा को, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय नाविक कौन था? बताइए। आपको बताना है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय नाविक कौन था? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज, ध्यान रखिएगा, बार्थोलोम्यू डियाज। मेरे भाई बार्थोलोम्यू डियाज की अगर हम बात करें तो 1487 में मेरे भाई अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी बिंदु केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ये ध्यान रखिएगा, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी, ठीक है ना। वहीं क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर हम बात करें मेरे भाई तो ध्यान रखिए, यह भारत की खोज में निकला था लेकिन रास्ता भटक करके 1492 में मेरे भाई अमेरिका पहुंच गया था और फिर इसने अमेरिका के रास्ते की खोज की। वहीं 1498 में मेरे भाई वास्को डी गामा जो भारत की यात्रा के लिए भारत की तरफ निकला था और 1498 में कालीकट केरल पहुंचा था, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जब 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा तो वहां के किस स्थानीय शासक ने उसका स्वागत किया था? तो मेरे भाई विकल्प ख सही है,
ठीक है ना, जमोरिन था वो जिसने स्वागत किया था, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रश्न है मेरे भाई कि भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने वाली यूरोपीय शक्तियों के भारत आगमन का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? पहले कौन आया फिर कौन आया, ये आपको बताना है। तो देखिए मेरे भाई इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर क होगा, यानी पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, ठीक है ना। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी भारत की मुख्य भूमि पर कदम रखने वाले फैक्ट्रियां खोलने का वास्तविक आगमन का क्रम यही है, आपको ध्यान रखना है। पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मध्यकाल में यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में व्यापारिक कंपनी की मूल विशेषता क्या थी? आपको बताना है इनकी मूल विशेषता क्या थी। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा आपके सामने वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी इसमें कई व्यापारियों की हिस्सेदारी होती थी जो पूंजी के अनुपात में लाभ बांटते थे, ठीक है ना। तो इसका सही विकल्प क्या है? ऑप्शन नंबर ख। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्री के संबंध में कौन सा कथन सर्वथा सत्य है? बताइए, विकल्प पढ़िए और बताइए कि कौन सा सही होगा। तो देखिए मेरे भाई इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी केवल यह व्यापारिक केंद्र या गोदाम था जहां माल एकत्रित करके रखा जाता था, उसे ही फैक्ट्री कहते थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज के पीछे यूरोपीय शक्तियों का मुख्य नारा या उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जो विकल्प है मेरे भाई ऑप्शन ख है, सही विकल्प ख है, गोल्ड, ठीक है, गॉड और ग्लोरी, ठीक है ना। गोल्ड, गॉड, ग्लोरी, यानी धन, धर्म और ध्वज, ये तीन उनका मुख्य नारा था, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मतलब देखिए, गोल्ड का मतलब पैसा कमाना, धन कमाना, गॉड का मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करना, और ग्लोरी का मतलब अपने देश का साम्राज्य बढ़ाना था। बात समझ में आ रहा है? इनका मुख्य नारा और ध्येय यही था, ठीक है ना। देखिए ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये धन, धर्म और ध्वज का नारा किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने दिया, ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि वास्को डी गामा द्वारा भारत से वापस ले गए मसालों से यूरोपीय बाजारों में यात्रा के कुल खर्च के मुकाबले कितना गुना अधिक मुनाफा हुआ था? तो मेरे भाई बताइए। अच्छा, एक चीज़ में आपको थोड़ा सा गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, 60 गुना मुनाफा हुआ था, मैं आपको 20 गुना बता दिया था, ध्यान रखिएगा, 60 गुना मुनाफा हुआ था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मुख्य रूप से किस देश के व्यापारी द्वारा की गई थी? तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख, यानी हॉलैंड, यानी नीदरलैंड के व्यापारियों द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई कि लंदन के व्यापारियों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए दिसंबर 1600 में किसने आधिकारिक अधिकार पत्र यानी चार्टर प्रदान किया था? बताइए, 4 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प कौन सा होगा? तो ध्यान रखिए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, विकल्प ख सही है। ध्यान रखिए, बात है मेरे भाई 31 दिसंबर सन 1600 की, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए शाही चार्टर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के आर्थिक कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन आप पढ़िए और फिर इसके विकल्प को बताइए, कौन सा विकल्प ठीक है आपको बताना है। देखिए मेरे भाई, विकल्प ग सही है, यानी ग सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन बिल्कुल ठीक है। यानी भारत के सूती कपड़े, रेशम और मसालों की यूरोप में भारी मांग थी, और इटली के वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों का पुराने मार्गों पर एकाधिकार तोड़ने के लिए अन्य यूरोपीय देश उत्सुक थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के शासनकाल में किस वर्ष हुई थी? बताइए। तो यह हुई थी मेरे भाई 1664 में, ध्यान रखिएगा, विकल्प ख सही है। फ्रांसीसी मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से इस सरकारी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है
कि पुर्तगालियों ने भारत में व्यापारिक नियंत्रण मजबूत करने के लिए अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली थी? तो मेरे भाई कोचीन में खोली थी। केरल विकल्प ख सही है आपका, विकल्प बी सही है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश दूतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज राजनयिक था। दूसरा, सर टॉमस रो ने जहांगीर से अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने का शाही फरमान प्राप्त किया। तो देखिए मेरे भाई, सही जो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि ब्रिटिश दूत सर टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में किस वर्ष उपस्थित हुआ था? तो देखिए इसका जो सही विकल्प होगा मेरे भाई वो होगा 1615, विकल्प ग सही होगा। ध्यान रखिएगा, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के आधिकारिक दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय व्यापारियों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में कौन सी वस्तु शामिल नहीं थी? तो देखिए जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी तैयार आधुनिक हथियार और मशीनें। ये घ जो है ये गलत है, ये शामिल नहीं था। बाकी सभी शामिल थे, नील और सोरा, गरम मसाले, सूती वस्त्र और रेशम। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए फिर विकल्प देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधुनिक यंत्र के सुधार ने यूरोपीय नाविकों को अटलांटिक और हिंद महासागर की कठिन और लंबी यात्रा करने का साहस दिया था? अब आपके सामने 4 विकल्प है, बताइए। तो देखिए ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अगर क्वेश्चन नंबर हम 140 की बात करें तो एस्ट्रोलोब और उन्नत कुतुबनुमा, तो ये क्या है? तो कुतुबनुमा को मैंने अभी आपको बताया था, वो क्या है? तो कंपास है मेरे भाई, कंपास। और एस्ट्रोलोब जो ये है ना, ये नाविकों को समुद्र, मतलब समझिए एस्ट्रोलोब का मतलब क्या होता है? अक्षांश मापने। एस्ट्रोलोब जो है ना वो अक्षांश मापने के काम आता है, ध्यान से समझिए। जो एस्ट्रोलोब है वो अक्षांश मापने के काम आता है, जो कुतुबनुमा है वो कंपास है, वो दिशा मापने के काम आता है। ठीक है, और इससे लंबी समुद्री यात्राएं संभव हो सकती थी, तो ये मिलने से नाविकों की यात्राएं आसान हो गई। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर अपनी प्रारंभिक व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने के लिए 1611 में किस स्थान पर एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था? तो मेरे भाई इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मसूलीपट्टनम। ध्यान रखिए आंध्र तट पर स्थित है यह। अंग्रेजों ने 1611 में अपनी पहली दक्षिण भारतीय अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी। बाकी तो इनका सूरत में फैक्ट्री था अस्थायी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। वही अगर मद्रास की बात करें मेरे भाई तो 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना की थी, जो उनका मुख्य केंद्र बना बाद में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच भारत में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए हुए युद्धों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसका सही विकल्प हो जाएगा कर्नाटक युद्ध, विकल्प ख सही है। कर्नाटक युद्ध यह वास्तव में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रही आपसी दुश्मनी का कारण था, जिसका विस्तार भारत में भी हो गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य व्यापारिक एकाधिकार को लेकर कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? तो ध्यान रखिएगा 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, विकल्प ख सही है। ये तीनों युद्ध, ठीक है ना, 1746 से लेकर के और 1763 के मध्य लड़ा गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 के मध्य हुआ था, ठीक है ना, प्रथम कर्नाटक युद्ध मेरे भाई जो 1746 से 1748 के मध्य हुआ था, उसकी समाप्ति निम्नलिखित में से किस संधि के माध्यम से हुई थी? तो ये ध्यान रखिएगा, वो हुई थी एला सापेल संधि के द्वारा। ठीक है, विकल्प ग सही है। देखिए मेरे भाई, एला सापेल की संधि यूरोप में युद्ध समाप्ति के बाद हुई
इस संधि से भारत में भी पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। वहीं पांडुचेरी के संधि की बात करें मेरे भाई, यह 1755 में होती है। दूसरे कर्नाटक युद्ध के बाद, दूसरे कर्नाटक युद्ध के समाप्ति के बाद पांडुचेरी की संधि होती है 1755 में। पहले कर्नाटक युद्ध के समाप्ति के बाद एलासापेल की संधि होती है, ठीक है ना, वो 1746 से 48 के मध्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की कूटनीतिक हार के बाद किसे नया फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया था? तो वह था गोदेहू था, ठीक है ना, गोदेहू, ध्यान रखिएगा। गोदेहू कहीं कहीं गोडेन्हू कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, लगभग यही नाम होगा। डुप्ले की आक्रामक नीतियों से परेशान होकर फ्रांसीसी सरकार ने वापस बुलाकर गोडेहू को भेजा, जिसे अंग्रेजों से शांति संधि कर ली, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है कि 1760 ईस्वी में लड़े गए वांडीवास के युद्ध का भारत के औपनिवेशिक इतिहास में क्या महत्व है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी इसने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की महत्वाकांक्षा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। ठीक है, देखिए फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा का अंत होता है 1760 के वांडीवास युद्ध में। ब्रिटिश सेनापति सर आयरकूट ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हरा करके उनके शक्ति को समाप्त कर दिया था मेरे भाई। इस बात को आपको समझना है और ध्यान भी रखना है। देखिए 18वीं शताब्दी में राजाओं और नवाबों द्वारा यूरोपीय सैनिकों को अपनी फौज में शामिल करने का मुख्य आकर्षण क्या था? क्वेश्चन नंबर है 147 और आपको बताना है कि इसका मुख्य कारण क्या था। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य कारण था विकल्प ख, यानी कि यूरोपीय सैनिक अनुशासित थे और उनके पास आधुनिक हथियार व अचूक तोपखाना था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए नवाबों के दरबार में जो अधिकारी नियुक्त किए उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें रेजिडेंट कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, रेजिडेंट होता था जो ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ और राजनीतिक एजेंट होता था। सामान्य रूप से इसे समझिए। अगला प्रश्न है कि 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना जिसने अंग्रेजों की व्यापारिक कोठियों की किलेबंदी का कड़ा विरोध किया था? तो मेरे भाई वो कोई और नहीं, सिराजुद्दौला था। विकल्प ग सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलाबंदी करने का कड़ा विरोध किया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के किस जिले में भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया? मेरे भाई प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को, भागीरथी के किनारे होता है। अब आपको बताना है वो जिला कौन सा था। तो मेरे भाई वो कोई और जिला नहीं, नदिया जिला था, ध्यान रखिएगा। विकल्प ख सही है। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए मेरे भाई सिराजुद्दौला के हार का मुख्य कारण था उसके नवाब, ठीक है, सॉरी, नवाब के सेनापति, यानी उसका जो सेनापति था मीर जाफर ने अंग्रेजों से साठगांठ कर ली थी और युद्ध में भाग निकला था। यही कारण था उसके हार का, यानी मीर जाफर का विश्वासघात था उसके हार का कारण। देखिए मीर जाफर नवाब को धोखा देकर के रॉबर्ट क्लाइव से जाकर के मिल चुका था, जिसके कारण नवाब हार गया। नवाब कौन था मेरे भाई? तो सिराजुद्दौला। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे कठपुतली नवाब के रूप में बंगाल की गद्दी पर बैठाया, उससे 24 परगना की जमींदारी भी प्राप्त की? तो देखिए मेरे भाई वह कोई और नहीं था, वह कौन था? वह मीर जाफर था। ध्यान रखिएगा, जो धोखा किया सिराजुद्दौला को। विकल्प ख सही है, मीर जाफर था वो। अगला प्रश्न है कि मीर कासिम ने बंगाल का नवाब बनने के बाद अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर लिया? तो मेरे भाई मुंगेर में। मुंगेर कहाँ है? बिहार में, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।